हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस अंक में। बच्चों, आज के इस अंक में हम 2D आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे और उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूत्रों को देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। सबसे पहले ये हम जान लें कि 2D शेप्स हम किसे कहते हैं। तो 2D शेप्स या 2D आकृतियां जो 2D आकृतियां होती हैं वे सपाट समतल आकृतियां होती हैं जिनके केवल दो आयाम होते हैं, यानी कि केवल दो विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। इनकी मोटाई या गहराई नहीं होती है और इन्हें एक तल पर दर्शाया जा सकता है, जैसे कि कागज पर या स्क्रीन पर। कुछ इसके उदाहरण हैं, जैसे मान लीजिए वर्ग, वृत्त, आयत, समचतुर्भुज या जितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, और अर्धवृत्त, त्रिभुज, ये सभी इनके उदाहरण होते हैं। तो आइए कुछ समतल आकृतियों को देखते हैं, उनके परिमाप जानते हैं और उनका क्षेत्रफल क्या होता है, इन सब के सूत्रों को देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम वृत्त और अर्धवृत्त के बारे में जानेंगे। तो वृत्त भी एक 2D आकृति है। बच्चों, वृत्त जो है एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जो एक स्थिर बिंदु से सदैव निश्चित दूरी पर स्थित होता है। उस स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं और जो बिंदुपथ होता है वो एक आकृति बनाता है जिसे हम वृत्त कहते हैं। वृत्त में एक केंद्र होता है, अनंत त्रिज्याएं होती हैं और वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त का जो परिमाप होता है उसे हम परिधि कहते हैं। परिधि ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है 2πr, या इसे पाई गुणे व्यास से भी हम प्रदर्शित करते हैं। और यदि त्रिज्या r होगी तो व्यास क्या होगा, r का दोगुना यानी कि 2r। और इसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, ये होगी, यानी वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली जो रेखाखंड होगी उसे हम वृत्त की त्रिज्या कहेंगे और इसी का दोगुना करने पर हमें व्यास मिल जाता है। तो इस प्रकार जो वृत्त की परिधि होती है वो पाई गुणे व्यास, या इसे सांकेतिक रूप में 2πr हम लिखते हैं, जहां r क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और जो पाई है, पाई का एक निश्चित मान होता है, इसे हम 22/7 या 3.14 प्रयोग करते हैं। ये वास्तविक मान होता नहीं बच्चों, क्योंकि पाई जो है किसी भी वृत्त की परिधि और व्यास का जो है अनुपात होता है। तो अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है, इसलिए पाई जो है एक अपरिमेय संख्या में आता है, क्योंकि जो है इसका मान जो है एक अशांत अनावर्ती संख्या प्राप्त होती है। और जो 22/7 या 3.14 लिया जाता है वो अपनी सुविधा के अनुसार हम ले लेते हैं। अब बात आती है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है πr², पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग। तो इन दोनों सूत्रों की सहायता से हम वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे अर्धवृत्त की। अर्धवृत्त को हम सेमी सर्कल भी कहते हैं। तो अर्धवृत्त यानी कि इसे व्यास के द्वारा दो भागों में बांटा जा सकता है और प्रत्येक भाग को हम अर्धवृत्त कहते हैं। तो जैसे हमने यहाँ एक व्यास बना दिया AB, तो यहाँ दो पार्ट बन गए, नीचे वाला एक अर्धवृत्त हो रहा है और एक ऊपर से एक अर्धवृत्त प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर जब हमें अर्धवृत्त का परिमाप निकालना होगा, अर्धवृत्त का परिमाप, तो हम जानते हैं कि किसी भी द्विविमीय आकृति का जो परिमाप होता है उसके बाहरी जो बाउंड्री होती है उसका टोटल लंबाई जो होता है वही है, उसका जो है परिमाप होता है। तो यहाँ पर हम अर्धवृत्त की बात करेंगे तो इसका जो बाहरी जो परिधि है पूरे वृत्त की क्या होती है, 2πr। ठीक है, जब हम वृत्त अर्धवृत्त ले रहे हैं तो यहाँ पर आधी परिधि जो यहाँ से यहाँ तक यानी A से B तक की दूरी जो होगी वो 2πr/2 यानी कि πr हो जाएगी। लेकिन यहाँ से ये बाउंडेड है, बंद है, तो इस लंबाई को भी हमें लेना पड़ेगा। यहाँ हमने r जो है त्रिज्या को लिया है
तो यहाँ जो व्यास होगा वो क्या हो जाएगा 2r के बराबर। तो परिमाप में हम ये वाला पाई r तो लेंगे जो अर्धवृत्त का है, लेकिन साथ में व्यास की लंबाई को भी इसके परिमाप में जोड़ेंगे। तो व्यास की लंबाई क्या होती है 2r, या इसे अगर हम कॉमन ले लें तो r कोष्ठक में 2 प्लस पाई या पाई प्लस 2 करके लिख सकते हैं। तो अर्धवृत्त का परिमाप आपका पाई r प्लस 2r के बराबर होगा। अब अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। अब इसे हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे। यह आधा कैसे करेंगे, 2 से भाग देना पड़ेगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे बनता है, 1/2 पाई r स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम डायरेक्ट 1/2 पाई r स्क्वायर की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों अगली आकृति जो है जिसका परिमाप और क्षेत्रफल हमें जानना है वो है वर्ग। तो वर्ग इस प्रकार की आकृति होती है जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती हैं, बराबर होती है। तो यदि इसकी एक भुजा को हम a इकाई मान लेते हैं तो प्रत्येक भुजा जो है a इकाई के बराबर हो जाएगी। और वर्ग का जो परिमाप होता है वो चारों भुजाओं के योगफल के बराबर होगा, यानी a प्लस a प्लस a प्लस a हमें 4 बार जोड़ना पड़ेगा, या फिर इसे हम 4 टाइम्स a लिख सकते हैं। और जब इसे सूत्र का रूप देंगे तो हम 4 गुणे भुजा लिखते हैं। तो किसी भी वर्ग का जो परिमाप होगा उसके भुजा के 4 गुने के बराबर होगा। ठीक है। इसी प्रकार क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। तो इसकी प्रत्येक भुजा a है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a गुणे a यानी कि a स्क्वायर, a का वर्ग। तो इस प्रकार वर्ग का परिमाप आपका 4a होगा और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे आयत के बारे में। तो आयत जो होता है एक प्रकार का चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। तो यदि इसकी बड़ी वाली भुजा को हम L मान लेते हैं और छोटी भुजा को B मान लेते हैं। L हमने लिया, L फॉर लेंथ और B फॉर ब्रेड्थ। लेंथ का मतलब लंबाई हो गया और ब्रेड्थ का मतलब चौड़ाई। तो इस प्रकार 2 भुजाएं L L हो गई और 2 भुजाएं B और B हो गई। तो इस प्रकार यदि हम आयत का परिमाप ज्ञात करते हैं, परिमाप का मतलब है चारों भुजाओं का योगफल, यानी 2 टाइम्स L और 2 टाइम्स B का योगफल, या इसे हम संक्षिप्त में 2L प्लस B के बराबर लिख सकते हैं, 2 गुणे L प्लस B। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई को आपने L माना हुआ है और चौड़ाई को B माना हुआ है। तो यहाँ एरिया क्या हो गया, एरिया बराबर क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो एक आपका ये सूत्र हो गया परिमाप ज्ञात करने का और ये सूत्र हो गया क्षेत्रफल ज्ञात करने का। तो बच्चों इसके बाद हम बात करेंगे त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज तो आप जानते हैं कि 3 सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो क्या होगा, तीनों भुजाओं का योगफल। तो यदि त्रिभुज का नाम ABC हमने दे दिया तो भुजाएं स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c हो जाएंगी। और परिमाप क्या होगा, तो यहाँ से AB का मान जो है C है, BC का मान A है और CA का मान B है। यानी कि आपको त्रिभुज का जो परिमाप मिला वो A प्लस B प्लस C के बराबर मिल जाएगा। इसी प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसे ज्ञात करने का एक सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंबवत ऊंचाई। लंबवत ऊंचाई, तो बच्चों लंबवत ऊंचाई जो होती है वो कहाँ से होगी, यदि आप आधार BC को लेते हैं तो ऊंचाई A से जो BC रेखा है इस पर जो बिल्कुल लंबवत रेखा खींचेंगे, ये जो ऊंचाई होगी वो उसकी लंबवत ऊंचाई हो जाएगी। यदि आप आधार AC को लेते हैं तो ऊंचाई B से AC की ली जाएगी। इसी प्रकार यदि आधार AB को लेते हैं तो ऊंचाई C से AB तक ली जाएगी। इसके अलावा इसका एक और सूत्र है क्षेत्रफल ज्ञात करने का। त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि भुजाओं की लंबाइयां हमें ज्ञात हैं तो हम एक सूत्र है
एस एस माइनस ए एस माइनस बी गुणे एस माइनस सी, इसकी सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। जहाँ एस क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 के बराबर होता है एस। अगली आकृति है बच्चों समांतर चतुर्भुज। तो आइए समांतर चतुर्भुज के परिमाप और क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे इसे भी देखें। तो बच्चों जो आप आकृति यहाँ देख रहे हैं वो आकृति है समांतर चतुर्भुज की। तो बच्चों ये एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर दोनों होती हैं, यानी AB भुजा DC के बराबर होगी और समांतर होगी और AD भुजा BC के बराबर और समांतर भी होगी। यहाँ हमने एक और रेखा खींची है, मान लीजिए इसका नाम हम DE दे देते हैं। तो D जो रेखा है वो क्या है, एक लंबवत रेखा है जो शीर्ष D से रेखाखंड AB पर या भुजा AB पर लंब खींची गई है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इसका जो है परिमाप और क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो परिमाप होगा इसका, चारों भुजाओं का योग, अगर ये भुजा हम L लेते हैं और इस भुजा को B लेते हैं तो ये भुजा भी B हो जाएगी और ये भी L हो जाएगा। तो चारों भुजाओं के योग में 2 बार L मिलेगा और 2 बार B। तो इस प्रकार 2 गुणे L प्लस B जो है परिमाप हो जाएगा। और जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा आधार गुणे लंबवत ऊंचाई। ठीक बच्चों, हमेशा जो ऊंचाई लेंगे इसमें वो लंबवत ऊंचाई लेंगे। जैसे कि यहाँ हमने दिखाया है कि विपरीत शीर्ष से उस भुजा पर एक लंब रेखा खींची गई है और इस रेखा की जो लंबाई होगी वही जो ऊंचाई होगी। यदि हम आधार को मान लीजिए अगर B मानते हैं या L मानते हैं तो L आधार हो गया और ऊंचाई क्या हो गई, H हो गई। ठीक है, या फिर आप इसे H1 मान लें और यहाँ से एक लंबवत जो है रेखा खींचे इस पर, इस तरीके से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, और अगर इसको आप आधार लेते हैं तो यहाँ पर जो ऊंचाई होगी इसको आप H2 मान सकते हैं। तो B गुणे H2 भी इसी का क्षेत्रफल होगा और L गुणे H1 भी इसी का क्षेत्रफल होगा। यदि आप आधार इसे लेंगे इस रेखा को तो ऊंचाई H1 वाली लेनी पड़ेगी और आधार इसे लेंगे तो ऊंचाई H2 वाली लेनी पड़ेगी। तो बच्चों अब जो आकृति आप देख रहे हैं उसका नाम है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज जो होता है उसकी क्या विशेषता होती है कि समचतुर्भुज के सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और इनके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, यानी कि यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं वो सभी क्या हैं, 90 अंश के कोण हैं, समकोण हैं। और यदि हम भुजा को A मान लेते हैं तो सभी भुजाएं A के बराबर हो जाएंगी। तो आप समझ गए होंगे कि इसका परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं का योग यानी कि 4 गुणे A। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल इसके 2 तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं। 2 त्रिभुजों में अलग अलग बांट करके, यदि प्रत्येक त्रिभुज की अलग अलग ऊंचाई दी गई हो तो हम एक आधार और एक उसके संगत ऊंचाई लेकर के 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई करके फिर इसका 2 गुना करके हम जो है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है 1/2 गुणे दोनों इसके जो विकर्ण हैं, यदि एक विकर्ण को हम D1 कर दें और दूसरे विकर्ण का नाम D2 कर दें तो 1/2 गुणे D1 गुणे D2 करके भी हम इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कुछ सूत्र हैं परिमाप और क्षेत्रफल समचतुर्भुज के। अगली आकृति है समलंब चतुर्भुज, आइए उसे भी देखें। तो बच्चों ये जो आकृति आप देख रहे हैं वो समलंब चतुर्भुज की है। इसका नाम हम दे देते हैं चतुर्भुज ABCD। तो यदि ये समलंब है तो इसमें क्या विशेषता होगी कि इसके आमने सामने की एक जो युग्म है भुजाओं का वो समांतर होगा। तो एक युग्म AB और CD जो है आपस में समांतर होते हैं, AB समांतर है CD के, लेकिन जो दूसरी भुजाएं हैं, अन्य भुजाएं वो समांतर नहीं होती हैं। तो इनका जो परिमाप होगा
यहाँ पर चारों भुजाओं का बराबर होना आवश्यक नहीं है, तो इसलिए परिमाप क्या होगा, केवल चारों भुजाओं का योग आप कर देंगे, चारों भुजाओं का योग। तो इसमें चारों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग दी गई होंगी, तो जो भी लंबाई दी गई होंगी उनको आप क्या करेंगे, जोड़ करके इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है क्षेत्रफल की, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है समलंब का वो होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और पूरे में गुणा करना होता है आपको गुणे ऊंचाई से। तो यहाँ पर बच्चों समांतर भुजाएं, यदि आप ए बी और सी डी को समांतर ले रहे हैं, किसी एक को ए मान लेते हैं और दूसरे को बी मान लेते हैं, और इसकी जो संगत ऊंचाई है, जो लंबवत ऊंचाई होगी उसे हम h मान लेते हैं, तो जो इसका क्षेत्रफल होगा उसका सांकेतिक सूत्र या शॉर्टकट जिसे हम कहते हैं वो हो जाएगा 1/2 a + b मल्टीप्लाइड बाई h। तो ये जो है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हो गया। इसकी सहायता से आप आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। अब बच्चों बात करते हैं चतुर्भुज की, यानी कि सामान्य चतुर्भुज, जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि लंबाई और चौड़ाई अलग है या लंबाइयां बराबर हैं, चौड़ाइयां बराबर हैं, ठीक है, इनके विकर्ण 90 अंश पे काटते हैं, तो इसकी कोई विशेष बात नहीं होती है। इसकी जो विशेषता यही होगी कि ये 4 सरल रेखाओं से घिरी एक बंद आकृति होगी, ठीक है। अब इसका हम जो परिमाप और क्षेत्रफल निकालना चाहें तो किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। तो परिमाप तो वही होगा, चारों भुजाओं का योग, क्योंकि यहाँ भुजाएं जो हैं अलग अलग होंगी, उसकी नाप हमें दी गई होगी, ठीक है। तो परिमाप हो गया चारों भुजाओं का योग, ठीक है। जो भी भुजाएं दी हुई चारों को जोड़ करके परिमाप निकाल लेंगे। अब क्षेत्रफल की जहां तक बात आती है, तो क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, इस चतुर्भुज को हम 2 त्रिभुज में बांटेंगे एक विकर्ण के द्वारा। तो एक त्रिभुज हो गया आपका त्रिभुज ABD और दूसरा त्रिभुज हो गया त्रिभुज BCD। अगर दोनों का क्षेत्रफल हम जोड़ दें, ठीक है, त्रिभुज ABD और त्रिभुज BCD का जो क्षेत्रफल होगा वही इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। तो ABD का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 गुणे आधार। अब यहाँ पर आधार क्या लेंगे, आधार हम BD को ले लेंगे, और ऊंचाई जो होगी संगत ऊंचाई ABD के लिए मान लीजिए इसे हमने h1 मान लिया, और दूसरी जो ऊंचाई है उसे हम h2 मान ले रहे हैं। ऊंचाइयां अलग अलग हो सकती हैं, तो BD ये हो गया 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई आपका h1 हो जाएगा, और दूसरे त्रिभुज BCD के लिए 1/2 गुणे आधार इसका BD हो जाएगा जो दिया रहेगा, और ऊंचाई जो है h2 हो जाएगी। तो इस प्रकार यदि आप BD को घनिष्ठ लेते हैं तो 1/2 h1 + h2 और पूरे में गुणा करना है BD का, ये जो है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा किसी भी सामान्य चतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करने का। तो इस प्रकार से बच्चों आपने कुछ देखा, जो द्विआयामी आकृति होती है, 2D शेप्स होते हैं, इनके परिमाप और क्षेत्रफल हम किस प्रकार से निकाल पाएंगे। आइए अब कुछ प्रश्नों के द्वारा इनका हम अभ्यास करते हैं कि इन सूत्रों को हम प्रश्नों में कैसे प्रयोग करेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे देखेंगे जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पहला प्रश्न हमने लिया है कि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, यदि उसका कर्ण 5 सेंटीमीटर हो तो अन्य भुजाएं तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ परिमाप दिया गया है, समकोण त्रिभुज का जो परिमाप है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्या दिया गया है, उसका कर्ण दिया गया है, कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको एक चित्र की जरूरत पड़ेगी जिसमें आपको क्या करना है, कर्ण आपको दिया गया है। अगर आप त्रिभुज ABC लेते हैं तो इस त्रिभुज में कर्ण आपका 5 सेंटीमीटर दिया गया है। शेष 2 भुजाएं हमें नहीं दी गई हैं, यानी कि अप्राप्त हैं, लेकिन परिमाप दिया गया है। तो
यदि मान लीजिए इस भुजा को हम ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, तो अब हमें क्या करना है, अन्य भुजाएं ज्ञात करनी है और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस का जब हम प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का, तो क्या होता है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी AC का जो स्क्वायर होगा वो AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। तो AC स्क्वायर आपका 5 है, यानी 5 का वर्ग 25 हो गया। AB को आपने जो है B मान लिया है, तो B का वर्ग, और BC को आपने जो है A मान लिया है, तो A का वर्ग। इस प्रकार से एक कंडीशन यहाँ आपको मिल गई कि B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर क्या है, ये आपको मिल गया 25 के बराबर। ठीक है, एक समीकरण यहाँ प्राप्त हो रहा है। दूसरा ये कि जैसे मान लीजिए आपने परिमाप लिखा, परिमाप दिया हुआ है आपको, परिमाप बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर किसके बराबर है, A प्लस B प्लस 5 सेंटीमीटर, जो तीसरी भुजा दी गई है। तो यहाँ पर से आपको A प्लस B क्या मिल जाएगा, 12 माइनस 5, यानी कि 7 आपको प्राप्त हो गया। अब हमारे पास एक सूत्र होता है कि A प्लस B का होल स्क्वायर, जिसे हम सर्वसमीका कहते हैं, बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, एक सूत्र मिल गया, और इसकी सहायता से हम A गुणे B का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हमें 25 मिला हुआ है और A प्लस B का मान है कितना, अभी मिला हमको 7 मिला। इसको हम समीकरण 2 भी कह सकते हैं। तो यहाँ से 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49 और प्लस 2AB। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं 49 में से हम क्या करेंगे, 25 को घटाएंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा 2AB के, और यहाँ से आपको AB बराबर मिल जाएगा। तो आप इसको घटा लें, 49 माइनस 25 आ जाता है 24, और 24 में इस 2 का भाग देना पड़ेगा। तो AB का मान कितना आ गया, 12 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल। तो बच्चों अब क्षेत्रफल जब हमें ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल के लिए हमें क्या करना होगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, क्षेत्रफल जो है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई करना पड़ेगा। तो आधार जो है हमने B लिया था और ऊंचाई A ली थी। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 AB हो गया, और AB का मान अभी भी हमने ज्ञात किया है कितना, 12। तो 12 का आधा कितना होगा, 6, यानी कि 6 वर्ग सेंटीमीटर जो है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, 6 वर्ग सेंटीमीटर। अब बात रही कि हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज की दोनों भुजाएं भी ज्ञात करनी है, A और B का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपको 2 समीकरण दिए गए थे। पहला समीकरण था A प्लस B बराबर 7, और दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 25। अब इन दोनों की सहायता से हमें क्या करना होगा, A माइनस B का मान ज्ञात कर लेना होगा। तो A माइनस B का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 4AB के। तो A प्लस B जो है आपका 7 है, 7 का वर्ग हो जाएगा 49, माइनस 4 गुणे AB का मान आपने ज्ञात किया था 12। ठीक है, तो 49 ये हो गया, और 12 चौका 48। 49 में से 48 घटाया तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये किसका मान आ गया, A माइनस B का वर्ग। तो यहाँ से दोनों पक्षों का अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो A माइनस B बराबर क्या आ जाता है, 1। ठीक है, तो अब ये समीकरण 3 हो गया। ठीक है, और इसके पहले जो समीकरण था A प्लस B बराबर 7, इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम A और B का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यदि इनको जोड़ दें तो B और B कैंसिल हो जाएगा, A प्लस A 2A हो जाएगा, 7 और 1 मिलकर के 8 हो गया। तो यहाँ से बच्चों क्या प्राप्त हो गया, A बराबर हो गया 8/2, यानी कि 4 सेंटीमीटर। ये आपका A हो गया, A आपका क्या था, ऊंचाई था। अब B ज्ञात करना है, तो जो आप देख रहे हैं कि A प्लस B का योगफल 7 है, A मिल गया 4, तो B बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस A, यानी कि 7 माइनस 4 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से दोनों जो भुजाएं थी, शेष भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई, और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया, 6 वर्ग सेंटीमीटर हमें
प्राप्त हो गया। अगला जो प्रश्न बच्चों वो भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार है कि एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर और परिमाप 50 मीटर है। इस प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? तो मान लेते हैं कि लंबाई L है और चौड़ाई B है। ठीक है, सबसे पहले हमने ये मान लिया कि लंबाई L है और चौड़ाई B है। यहाँ आप लिख लेंगे माना लंबाई बराबर L, चौड़ाई बराबर B। अब प्रश्न में दिया गया है कि प्लॉट का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा? आयताकार है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये कितना दिया गया है? 150 वर्ग मीटर के बराबर। आपका पहला समीकरण मिल गया। इसके बाद दूसरा दिया गया है परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, और ये आपको दिया गया है 50 के बराबर। तो यहाँ आप ले लेंगे 50। तो यहाँ हल करने पर L प्लस B बराबर 50/2 यानी कि 25, ये आपको प्राप्त हो गए। अब यहाँ पर आपको पूछा गया है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, यानी कि आपको यहाँ से लंबाई और चौड़ाई दोनों आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। तो L प्लस B और LB प्राप्त है। अब आप वही पुनः सूत्र लगाएंगे, L माइनस B होल स्क्वायर इक्वल टू L प्लस B होल स्क्वायर और माइनस 4LB। ठीक है बच्चों, ये सब समीकरण हैं, इन्हें आप हल करेंगे तो दो बायां और दायां पक्ष दोनों बराबर आते हैं। तो यहाँ पर हमें L माइनस B ज्ञात करना था, इसलिए हमें इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ा। तो यहाँ पर L प्लस B का जो मान आया है 25 आया है। 25 का वर्ग हो जाएगा 625 और 4 गुणे LB, L गुणे B कितना है? 150। तो 625 तो ये हो गए और 150 गुणे 4 600 ये हो जाएंगे। दोनों का अंतर क्या आ गया? 25 आ गया। इसका मतलब L माइनस B का स्क्वायर क्या मिल गया? 25। तो यहाँ बच्चों आपको L माइनस B बराबर कितना प्राप्त हो गया? 5 हो गया। और L प्लस B जो था वो कितना था? 25 के बराबर है। ये आपका समीकरण नंबर 2 था। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर B से B कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक। तो बाएं पक्ष में 2L मिल गया और दाहिने पक्ष में 25 और 5 का योगफल 30 प्राप्त हो जाएगा। तो L बराबर क्या हो गया? 30/2 यानी कि लंबाई हो गई 15। अब चौड़ाई ज्ञात करना है। L प्लस B 25 था, L 15 हो गया तो B कितना हो जाएगा? B बराबर 25 माइनस L यानी कि 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 10। तो चौड़ाई हमें 10 सेंटीमीटर मिल गई और जो लंबाई थी वो क्या मिल गई? 15 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार आपको जो है लंबाई और चौड़ाई मिल गई। लेकिन आपको करना क्या था? प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यानी लंबाई बट्टे चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो 15 बट्टे क्या हो जाएगा? 10। तो इसे सरल करेंगे तो 15 और 10 दोनों 5 से कटेंगे, 3 बार में और 2 बार में। तो अनुपात क्या प्राप्त हो गया? आपको अनुपात प्राप्त हो गया 3:2। तो ये आपका जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या हो गया? 3:2। लंबाई हो गई 15 और चौड़ाई हो गई 10। तो बच्चों इस प्रकार ये कुछ प्रश्न थे और कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे द्विविमीय आकृतियों के लिए, और उनका क्षेत्रफल और परिमाप आपने जाना। बच्चों मिलते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।